सभी पत्रकार मित्रों को सादर नमस्कार। साथियों, आज हम लोग मरवाही विधानसभा क्षेत्र में परिवर्तन यात्रा लेकर के आए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ प्रदेश में 2 परिवर्तन यात्रा निकाली। पिछले 12 सितंबर को मां दंतेश्वरी का आशीर्वाद लेकर के बस्तर के दंतेवाड़ा से हमारी पहली परिवर्तन यात्रा प्रारंभ हुई और उस परिवर्तन यात्रा में करीब 45 विधानसभा क्षेत्रों से वो परिवर्तन यात्रा होकर के गुजरेगी, जो पहली परिवर्तन यात्रा है। बस्तर संभाग, दुर्ग संभाग और रायपुर संभाग, इन 3 संभागों में उसके कार्यक्रम संपन्न होंगे। हमारी जो दूसरी परिवर्तन यात्रा है, जिसको लेकर के हम लोग आए हैं, 15 सितंबर को खुड़िया रानी माता का आशीर्वाद लेकर के कुमार दिलीप सिंह जूदेव की जन्मभूमि जसपुर से ये 15 सितंबर को ये दूसरी परिवर्तन यात्रा प्रारंभ होगी। ये यात्रा करीब 40 विधानसभा क्षेत्रों से होकर के जाएगी। करीब 1300 किलोमीटर की यात्रा तय करेगी और सरगुजा संभाग और बिलासपुर संभाग के विधानसभा क्षेत्रों से ये होकर के गुजरेगी। परिवर्तन यात्रा निकालने का जो हेतु है, जो आशय है, 2003 में भी हमारी एक परिवर्तन यात्रा निकली थी। इस समय माननीय अजीत जोगी जी मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस की सरकार थी और उस परिवर्तन यात्रा ने उस समय परिवर्तन का अलग जगाया था। आज भी ये जो परिवर्तन यात्रा है भारतीय जनता पार्टी की, परिवर्तन यात्रा निकालने का हमारा जो हेतु है, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार, ये सरकार पूर्ण रूप से दिशा विहीन हो गई। आज पूरे छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ अपराध का गढ़ बन गया है। प्रतिदिन चोरी, डकैती, हत्या, बलात्कार, फिरौती, चेन स्नैचिंग, साइबर क्राइम, ये सारी घटनाएं आए दिनों सुनने को मिलता है। रोज हम अखबार उठाते हैं, कल के भी समाचार पत्रों में रायगढ़ की डकैती का उल्लेख। रायगढ़ में जो बैंक में डकैती हुई वो सुबह 9 बजे हुई, रात को 9 बजे नहीं हुआ। तो छत्तीसगढ़ में कानून और व्यवस्था जो है वो बद से बदतर हो गई। दूसरा विषय हमारे परिवर्तन यात्रा का, भूपेश बघेल जी के राज में नित नए किस्म के अपराध घटित तो हो रहे हैं और नित नए किस्म के करप्शन हो रहे हैं। पूरे छत्तीसगढ़ में कमीशन और करप्शन का खेल चल रहा है, चाहे वो कोयला घोटाला हो, राशन घोटाला हो, शराब घोटाला हो, जमीन घोटाला हो, पीएससी में घोटाला हो, गौठान में घोटाला हो, गोबर में घोटाला हो। ये सरकार जो है वो घोटालों की सरकार है और इसलिए इस परिवर्तन यात्रा के माध्यम से हम लोगों तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, लोगों में जन जागरण पैदा कर रहे हैं कि जिस सरकार को आपने चुना है 2018 में छत्तीसगढ़ में, वो सरकार अपने कर्तव्य से विमुख हो गई। इन्होंने जो जन घोषणा पत्र में झूठा वादा किया था, अभी भेंट मुलाकात के दौरान इन्होंने जनता को ठगने का प्रयास किया। मुझे मरवाही में कल बताया वहां के कार्यकर्ताओं ने और आम नागरिकों ने कि मरवाही को नगर पंचायत बनाने की इन्होंने घोषणा की। आज तक वो पूरा नहीं हुआ। 3 साल हो गए, गौरेला पेंड्रा मरवाही को जिला बने, आज तक जिले का स्वरूप नहीं ले पाया। तो ये जो सारी विसंगति है, ये सरकार जो है वो सिर्फ घोषणा वीर की सरकार है। जहां भी जा रही है घोषणा, उस घोषणा को पूरा करने के लिए आप पैसा कहां से लाओगे? 2020-21 में जो बजट में प्रावधान था, 21-22 में जो बजट में प्रावधान था, आज तक उसका टेंडर नहीं हुआ है, उसका भूमि पूजन नहीं हुआ है, लोकार्पण तो बहुत दूर की बात है। तो इस सरकार की जितनी विसंगति है, उन सारी चीजों को लेकर के हम परिवर्तन यात्रा में जा रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं। दूसरी तरफ
मैं आपको कुछ चीजों का उल्लेख करना चाहूंगा। 3 दिन पहले भिलाई में एक घटना हुई, खुर्शीपार, जो मुख्यमंत्री जी भूपेश जी का गृह जिला है। मलकीत सिंह करके एक सिख परिवार का नौजवान है और उन्होंने गदर फिल्म देखने के बाद मलकीत सिंह ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाने के बाद एक विशेष समुदाय के लोगों ने, मुस्लिमों ने, उनकी जगह में हत्या कर दी, बर्बर तरीके से हत्या कर दी। ये स्थिति छत्तीसगढ़ में है और भिलाई मुख्यमंत्री का गृह नगर, दुर्ग गृह जिला है, जहां पर गृह मंत्री भी रहते हैं, मुख्यमंत्री भी रहते हैं। वहां इस प्रकार की वारदात हुई। ये वारदात, इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। ये अत्यंत ही विभत्स तरीके का वारदात है। बीरनपुर में पिछले 3 महीने पहले एक साहू समाज के, हमारे ओबीसी समाज के नौजवान, इन्हीं समुदाय के लोगों ने, जिनका मैंने जिक्र किया, अत्यंत ही विभत्स तरीके से, जघन्य तरीके से एक नौजवान की हत्या की, साहू समाज। दुर्भाग्य यह है कि 3-3.5 महीने बीत गए उस घटना को। मुख्यमंत्री का गृह जिला है, रविंद्र चौबे जी का विधानसभा क्षेत्र है साझा। न आज तक रविंद्र चौबे जी गए, जो इस सरकार के वरिष्ठ मंत्री हैं, गृह मंत्री नहीं गए, उसी जिले के रहने वाले हैं, उनके घर संवेदना व्यक्त करने, और मुख्यमंत्री को तो फुर्सत ही नहीं मिली। इस प्रकार का रवैया, ये सरकार के जितने मंत्री हैं और मुखिया हैं, वो पूर्ण रूप से संवेदनहीन हो गए हैं। इनको उस परिवार से मिलने की भी फुर्सत नहीं। और मुख्यमंत्री जी इस घटना को लेकर के घटना की सच्चाई को छुपाते हुए, जो भिलाई खुर्शीपार की घटना हुई है मलकीत सिंह जी, उसको छुपाते हुए अलग से बयानबाजी करते हैं। इस प्रकार से अपराधियों के हौसले जो हैं, इस छत्तीसगढ़ में निरंतर बढ़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ अपराध का गढ़ बन गया है। कल ही बिलासपुर उच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया है, जो पीएससी में घोटाला हुआ, 1 लाख से ज्यादा नौजवान पीएससी की परीक्षा में शामिल हुए थे। परसों बिलासपुर के हाईकोर्ट ने उनके भर्ती पर रोक लगाया था 18 लोगों के, लेकिन कल उन्होंने 1 से 12 तक लोगों के नियुक्ति पर रोक लगा दिया और बहुत ही कड़े शब्दों में पीएससी को, उनके चेयरमैन को उन्होंने फटकार लगा। हमारे पास सारे दस्तावेज हैं कि कांग्रेस के किन किन नेताओं के, रिश्तेदारों के भाई और भतीजे उसमें पास हुए। पीएससी चेयरमैन के 8 रिश्तेदार कामन सिंह सोनवानी के उसमें उत्तीर्ण हुए। कल ओपी चौधरी जी बैकुंठपुर में थे हमारी प्रेस में, उन्होंने ये भी बताया कि किसने क्या लिखा था और उसके बाद में उसको कितना नंबर दिया गया और क्या प्रश्न पूछा गया था। गलत उत्तर में भी पूरा नंबर दिया गया। ये पीएससी की परीक्षा में फर्जीवाड़ा इस भूपेश की सरकार ने किया है और ये अनूठे तरीके का, अपने आप में अलग तरीके का भ्रष्टाचार, अलग प्रकार का करप्शन। तो इन सारे विषय को लेकर के हम जनता के बीच में जा रहे हैं इस परिवर्तन यात्रा के माध्यम से। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब से हमारी यात्रा शुरू हुई है 15 तारीख से, उस यात्रा में मैं स्वयं हर जगह, चाहे वो छोटा गांव हो, कस्बा हो या नगरीय क्षेत्र हो, हर जगह इस यात्रा को जनता का स्नेह और आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। बड़ी संख्या में लोग भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सुनने के लिए आ रहे हैं, यात्रा का स्वागत करने के लिए आ रहे हैं। ये इस बात का संकेत है कि छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार के खिलाफ अब जन आक्रोश अपने पूरे उफान पर है और यहाँ के लोग छत्तीसगढ़ में
भूपेश सरकार को हटाना चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लाना चाहते हैं। आदरणीय धर्म जी आपसे कुछ बातचीत करेंगे, उसके बाद में आप लगभग पूछना चाहेंगे। विस्तार से चर्चा हुई है और लगभग मुद्दे आ गए हैं। कुछ बातों के ऊपर आपका ध्यान में आकर्षित करूँगा। यदि इस सरकार की 5 साल में जो छवि बनी, तो 5 साल में जो इस सरकार की छवि भूपेश बघेल की सरकार की बनी है, मैं यदि उसे कहूँ ये तानाशाह सरकार, झूठ और फरेब की सरकार और घोटालों की सरकार। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद में जिस प्रकार से माफियाओं का राज अभी छत्तीसगढ़ में चल रहा है, आप सीमेंट का भी रेट देख सकते हैं। इस सीमेंट के रेट में चुनाव आते ही हर चुनाव के पहले यहाँ छत्तीसगढ़ में रेट बढ़ जाती है, जो भूपेश टैक्स कहा जाता है। आप जिस सेंट की बात करते हैं, हमारे समय में 5,000 हाईवा, आज 30,000 35,000 में हाईवा में रेट मिल रही है लोगों को। छत्तीसगढ़ में जमीन चलना शुरू कर दिया है कि किसान की जमीन यदि सड़क के किनारे है और माफिया की जमीन पीछे है, तो कुछ दिन के बाद में आपको देखेंगे कि किसान का खेत पीछे हो जाएगा और माफिया का जो है आगे हो जाएगा। ये रिकॉर्ड के साथ आपको दिन मिल जाएगा। और ऐसा पूरे प्रदेश में घटनाक्रम चल रही है। सरकारी जमीनों का बंदर बांट कि कितना कब्जा कर सकते हैं। प्राइम लोकेशन की जमीन है, ऐसे जमीन बचने वाला नहीं है सरकार में। इसके साथ में आपका 2,000 करोड़ का शराब घोटाला, 500 करोड़ का कोल स्कैम। ये 2,000 करोड़ का घोटाला तो केवल उसमें जो है कि रेट के उसमें है, जो कितना वापस हुआ नहीं हुआ, 1 नंबर का पेटी रखा 2 नंबर का। यदि पूरे उस बात को करेंगे तो 20,000 से ऊपर का करोड़ घोटाला होगा, क्योंकि कोई भी दुकान में रसीद नहीं दी जाती, बिल नहीं दी जाती। एक साबुन लेंगे तो उसका बिल मिलेगा, लेकिन करोड़ों रुपए का लेन देन हो रहा है, लेकिन किसी दुकान में उनको बिल नहीं मिलेगा। ओवर रेटिंग का मामला अनेकों बार विधानसभा में इस बात को हम लोग उठाए। ये सरकार पहले छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद भी जोगी की सरकार बनी, यह मालूम था अटल जी को। उसके बाद भी राज्य बनाए। उनके द्वारा 8,000 करोड़ रुपए की कर्जा ली गई, जो डॉक्टर रमन सिंह जी को मिला। डॉक्टर रमन सिंह जी उसको विकास के दृष्टिकोण से आगे बढ़ाते हुए जब भूपेश बघेल की सरकार आई, उस समय 41,000 करोड़ की कर्जा जोगी के साथ मिला करके, और 33 ये 41,000 करोड़ का कर्जा, और उसमें 95,000 करोड़ रुपए की बजट भूपेश बघेल को दी गई। आज पूरे 5 साल का नहीं बता रहा हूं, विधानसभा का जो आंकड़ा आया, 62,000 करोड़ के कर्जा भूपेश बघेल के सरकार ने ली। 27,000 करोड़ की कर्जा निगम मंडल आयोग के माध्यम से ली गई। लगभग 79-80,000 रुपए की कर्जा भूपेश बघेल की सरकार के द्वारा ली गई। डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में आपने देखा जो योजना चलाई गई, चावल की योजना चलाई गई, नमक की योजना चलाई गई, वन उपज की सपोर्ट प्राइस की, बच्चों को साइकिल देना, पुस्तक देना निःशुल्क, मेडिकल कॉलेज खोलना, IIIT, IIM, ऐसे संस्थान खोले गए। लेकिन आज पूरे प्रदेश में देखोगे कि कोई संस्थान आपको दिखाई नहीं देगा। 3 मेडिकल कॉलेज जो केंद्र सरकार के द्वारा दी गई है, उसको भी संचालित नहीं कर पा रही है, जिसमें 75% राशि केंद्र सरकार से दी जाती है। कैंसर के हॉस्पिटल बिलासपुर में जो बन रहे हैं, 4 साल 5 साल हो गए पैसा आए हुए, अब ये देखा कि सरकार की बदनामी होगी, तब उसके टेंडर लगा करके शुरू किए। आपके यहाँ 3 साल से ऊपर हो गए, मैं आया था जब जिला का निर्माण हुआ था, जोगी जी थे मंच पे, गन्ना खा रहे थे, भूपेश बघेल भाषण दे रहे थे। 3 साल के बाद में आपका एक कलेक्टर का बिल्डिंग नहीं बना पाए। और मोदी जी कोविड काल में पार्लियामेंट शुरू किए, और शुरू करने के बाद में पुराने जो पार्लियामेंट है उसमें विदाई समारोह हो गए, नए पार्लियामेंट में चले गए और जा करके एक महत्वपूर्ण बिल, महिलाओं को सशक्त कैसे किया जा सकता है,
और सशक्तिकरण की दिशा में हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत पार्लियामेंट में 33% आरक्षण की बिल लोकसभा में पारित हो गई। आज राज्यसभा में उसकी चर्चा हो रही है और राज्यसभा में पारित हो जाएगी। पहला दिन जैसे ही लोकसभा में पार्लियामेंट में प्रवेश किए तो नारी सशक्तिकरण को सबसे पहले देखा गया और मुझे लगता है कि नारी सशक्तिकरण की दिशा में इससे दूसरा उदाहरण नहीं दिया जा सकता। कांग्रेस वाले जरूर बोलते हैं कि हमारे वो लाए थे, हमारे वो प्रस्ताव लाए थे, पारित कहीं नहीं हुआ। इसके बाद में मैंने जो कर्जे की बात की कि आज 79-80 हजार के कर्जे, मतलब एक व्यक्ति के ऊपर 40,000 रुपए की कर्जा है प्रति व्यक्ति छत्तीसगढ़ में। प्रधानमंत्री आवास केंद्र सरकार ने दिया, लेकिन राज्य सरकार की इतनी हैसियत नहीं है कि गरीब लोगों को उनका आवास मिल सके। और हमारे तोमर जी मंत्री थे पंचायत के, पत्र उनके द्वारा लिखा गया। गिरिराज जी मंत्री बने, उन्होंने पत्र लिखा। उसके बाद में जो वहां के अधिकारियों ने पत्र लिखा, लेकिन उस पत्र का कोई जवाब नहीं दिया और उसके बाद में राशि वापस हो गई। और आज नौटंकी कर रही है कांग्रेस की सरकार कि उसके नाम पे सर्वे कराना, सर्वे करके दिखाना, और 100 करोड़ रुपए जो बजट में भी है, मुझे लगता है कि इधर उधर से ये 75 करोड़ की और व्यवस्था करेंगे और ये अभी एक किस्त देने की तैयारी कर रहे हैं। केंद्र के पोर्टल उसका बंद हो गया है, यहाँ की कोई भेज नहीं रही है, कोई जा नहीं रही है। एक किस्त देने के बाद में ये लोगों को बोलेंगे कि हम तो प्रधानमंत्री आवास आपका दे रहे हैं, और उसके बाद प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखेंगे जैसा लिखा जाता है कि हमने योजना प्रारंभ कर दी है, आप राशि हमको दीजिए, आचार संहिता लग जाए रहेगी, और उसके बाद में घूम घूम करके गाएंगे कि हमको पैसा नहीं मिला। जो पैसा आए, आज 12 लाख लोगों के मकान जो गरीब को मिलना था उससे वंचित हो गए। मुझे ऐसा लगता है कि लगभग 10-11 हजार करोड़ रुपए वापस हुए, जो छत्तीसगढ़ के न केवल मकान बनता बल्कि यहाँ के राजमिस्त्री को मिलता पैसा, यहाँ के हमारे जो रेजा काम कर रहे हैं उसको मिलता, सीमेंट लेकर के आते, रेत लेकर के आते, छड़ लेकर के आते, व्यवसाय उससे आगे भी बढ़ता। ऐसे तमाम लोग इस प्रधानमंत्री आवास से प्रभावित हुए। नल जल, ये जो जल मिशन योजना अलग मंत्रालय बनाएंगे कि हर घर में पेयजल की, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था। मुझे याद है कि हम लोग जब छत्तीसगढ़ राज्य बना और बनने के बाद में जब हम लोग पानी के लिए मांग किए, उस समय हम लोग एक विधानसभा में एक दिया गया था, एक गांव बोले आप लोग आइडेंटिफाई करो, केवल एक हम देंगे नल जल योजना। तो एक हम किसको दें, लेकिन दिए। लेकिन आज ऐसा कोई गांव नहीं है जहां पर नल जल योजना आप पे लागू नहीं है, लेकिन पानी टंकी खड़ा हुआ है, पाइपलाइन बिछ गई है, टोटी लगा हुआ है, लेकिन टोटी चालू करेंगे तो पानी नहीं आ रही है। जितने सीसी रोड बनाए गए थे सारे कूद गए। आप गांव में जाएंगे तो गाड़ी आपकी फंस जाएगी, लेकिन जिसके लिए बनाया गया पानी निकलना चाहिए, वो टोटी में पानी नहीं निकल रही है। पूरे राशियों का बंदर बाट यहाँ पर हुआ है जल मिशन में। केंद्र के जो राशि दी गई है, जितना करप्शन और भ्रष्टाचार कर सकते हैं उतना किया गया है। आज पानी भी लोगों को ठीक से नहीं मिल पा रही है। इसके साथ में इस प्रदेश में अभी आप देखें करंट इशू जो पीएससी के बारे में बताएं, व्यापम का मामला है, उसको भी छोड़ दीजिए। शिक्षकों का प्रमोशन एचएम बनाना है, एचएम बनाने के लिए दुकान खोल दिए और दुकान खोलने के बाद में उनसे पैसा कि आपको इतना लगेगा, इतना लगेगा। ऐसा करप्शन कि जगह स्थान आप दूसरे जगह दिखा रहे हैं, नजदीक के स्थान को आप ओवरलैपिंग कर दिए और उसके बाद में पैसा देने के बाद में आप उस जगह में उसको कर रहे हैं। रविंद्र चौबे जी जब शिक्षा मंत्री बने, हम लोग विधानसभा में उठाए, प्रश्न लगाए थे उसमें, और प्रश्न लगाने के जवाब आने के पहले दिन बिलासपुर के संयुक्त संचालक को सस्पेंड किया गया। इसके बाद में पूरे प्रदेश में जो इंक्वायरी और जो सस्पेंड किया, मतलब एक शिक्षा के भर्ती होना है, प्रमोशन होना है, प्रमोशन में भी नहीं छोड़े उस शिक्षक को। और अभी हाई कोर्ट का जो आदेश आया है माननीय उच्च न्यायालय का, उसमें कई लोग
ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, वो क्या स्थिति में रहेंगे? न उनकी ज्वाइनिंग की स्थिति है, न पिछले स्कूल में वो जा सकते, न नए स्कूल में जा सकते। ये जो स्टेटस को मेंटेन में हमारे शिक्षक फंसे हुए हैं, क्या करें वो लोग? तो शिक्षक 14,500 शिक्षकों की भर्ती 2019 में निकाला, आज तक उसकी भर्ती नहीं हुई। विधानसभा में उठाए थे, उन्होंने कहा 5 लाख लोगों को हमने रोजगार दिए हैं, और जब उठाए तो पता लगा कि कुल मिलाकर के 18,000 लोगों को इन्होंने दिया। मतलब झूठ बोलने में माहिर है सरकार, कितना झूठ बोल सकते हैं। पराकाष्ठा। मैं आपको दूसरा उसमें जोड़ना चाहता हूं कि केंद्र सरकार के द्वारा धान खरीदी के लिए पैसा दी जाती है। मंत्री चाहे मोहम्मद अकबर हो, सीएम हो, रविंद्र चौबे जी हो, प्रेस ले रहे हैं, प्रेस लेकर के बोल रहे हैं कि हम धान खरीदी करते हैं। केंद्र सरकार के द्वारा 1 पैसे की राशि नहीं आती। जब केंद्र के द्वारा 1 पैसे की राशि नहीं आती तो धान में अभी खरीदने के लिए जो आया है उसको एवं तो तोड़ते क्यों नहीं? आप खरीदिए धान, तोड़ दीजिए उसको, और तोड़ने के बाद में अपने नियम से आप धान खरीदिए। बायोमेट्रिक की जरूरत नहीं है आपको, लेकिन नियम में बंधे हुए हैं। उनको मालूम है कि यदि हम ऐसे खरीदेंगे तो पेमेंट हमारा नहीं होगा। उसमें किसानों को दिग्भ्रमित करना। हमारे यहाँ 72 लाख राशन कार्डधारी है जो बायोमेट्रिक के द्वारा चावल उठाते हैं। बमुश्किल 23 लाख किसान, 24 लाख किसान धान बेचेंगे। जब हमारे इंटीरियर एरिया में बायोमेट्रिक में चावल उठा रहे हैं तो 72 का तो आधा भी नहीं हुआ। क्या 23 लाख किसान हमारे बायोमेट्रिक से धान नहीं बेच सकते? बेच सकते हैं, लेकिन ये जानबूझ करके जितना टारगेट मांगते हैं कि 86 लाख मीट्रिक टन हम चावल जमा करेंगे। पिछले बार 61 लाख मीट्रिक टन चावल इन्होंने आग्रह किया था, केंद्र ने स्वीकार किया, और 13 सितंबर तक इनके द्वारा 53 लाख मीट्रिक टन चावल जमा की गई है। 30 सितंबर अंतिम तारीख है, 30 सितंबर। पिछले बार भी जो जमा करना था चावल नहीं कर पाए। अभी इनकी ये स्थिति है। कुल मिलाकर के आपके कृषि विभाग के उनके पोर्टल और कृषि विभाग में जो एक प्रति एकड़ एवरेज क्या है औसत, तो 13 कुंटल 14 कुंटल आज भी बता रहे हैं। आप निकाल करके देखेंगे कि 13 कुंटल 14 कुंटल इस प्रदेश के औसत प्रति एकड़ उपज है, और 86 कुंटल कहां से चावल दें? 86 लाख मीट्रिक टन। तब ये बोल रहे हैं कि बायोमेट्रिक में हमको छूट मिलनी चाहिए, हमारे किसान को दिक्कत आएगी। जब 72 लाख हमारे परिवारों को दिक्कत नहीं आ रही है, मैं समझता हूं केवल अफरा तफरी करने के लिए है। चावल के मामला हम लोग विधानसभा में उठाए, गरीबों का चावल आया 5 किलो में, कोविड काल से चल रहा है 5 किलो पर व्यक्ति। ऐसे व्यक्तियों के चावल में जो मंत्री जवाब नहीं दे पाए, और लगभग उसमें 5,000 करोड़ रुपए के घोटाला हुए हैं कि गरीबों के परिवार में जो चावल जाना चाहिए वो चावल ये सरकार के द्वारा उनको दिया नहीं गया। इस गबन हो गई, और लगभग 5,000 करोड़ घोटाले। गोबर के मामले में हम लोग आप लोग वीडियो देखे होंगे, 246 करोड़ रुपए के गोबर खरीदे, 17 करोड़ का हिसाब उनके पास में है, 229 करोड़ का हिसाब उनके पास नहीं है। मंत्री विधानसभा में नहीं बता सके कि आखिर 229 करोड़ के गोबर कहां है। हम लोगों ने कहा कि क्या आप उसको वहां फ्रीजर रखते हैं जहां कोल्ड डिपो में लेकर रख दिए हैं, कोल्ड स्टोरेज में लेकर रख दिए हैं आप, कि और कहीं पर रखे, खराब ना होकर के थोड़ा सा इंक्वायरी करा ले कि गोबर। तो 229 करोड़ का तो घोटाला ये हो गया। आपके जो गौठान है, गौठान में आप जा करके देखे होंगे, हम लोग गए थे, पूरे हमारे लोग बैठे हुए हैं, गए, कहीं कुछ नहीं। 18 लाख का गौठान, 25 लाख का गौठान, 40 लाख का गौठान, 1 करोड़ का गौठान, वर्मी कंपोस्ट का टाका पूरा फटा हुआ है। पैनल को चुरा करके ले गए, किसी के पंप को चुरा करके ले गए, पैसे का अपना तफरी। तार बारबेट वार लगा हुआ है, लेकिन तार वहां मौके पे नहीं है, चारा नहीं है, पैरा पूरा खा गए। जैसे लालू यादव ने चारा घोटाला किया, उससे बड़े घोटाला आपका
गोबर और गौठान घोटाला साबित होगा। चावल के मामले में अभी केंद्रीय टीम आई हुई है जांच करने के लिए और जांच कर रही है, उसका खुलासा होगा पूरा कितने का है। आज इस सरकार के बारे में यदि हम बोलेंगे इतने सारी बात हैं, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि मूल रूप से कि जिस घोषणा पत्र जारी किया जाता है और घोषणा पत्र के आधार पर जनता के सामने रखा जाता है कि हमारी सरकार आएगी तो हमें काम करने वाले हैं, ये उसमें भी वादा खिलाफी किए हैं। न पूरे किसानों के कर्जा माफ हुए, न ही शराबबंदी हुई, न युवाओं को उस समय 10 लाख पंजीकृत बेरोजगार थे जिनका पंजीयन था रोजगार कार्य में, आज 18,79,000 हो गए हैं। लेकिन उनमें से कुल 1 लाख लोगों का 1 साल के लिए अभी 4.25 साल के बाद में उनको देना शुरू किया है। ये युवाओं को ठगने का काम किया गया, महिलाओं को ठगने का काम किया। रेडियो वेट जो महिलाएं जुड़ी हुई थी, केवल कमीशन के चक्कर में उनके हाथ से उनको ले लिया और हाथ से लेकर के एक हरियाणा के आदमी को उन्होंने कमीशन के चक्कर में उसको बेच दिया। बीज निगम तो नाम मात्र के है, केवल 34% को उनकी हिस्सेदारी है, बाकी पूरा उनका है। तो महिलाओं का हक छीनने का काम इन्होंने किया। उनका ये कहा गया था कि हम उनके लोन है जो ब्याज है, ब्याज को माफ करेंगे, ब्याज माफ नहीं हुआ। 1000 पेंशन देने की बात कही थी, 1500 पेंशन देने की बात कही थी, जो 60 साल हो गए, 65 साल के हो गए, आज तक शुरू नहीं हुआ। और इस प्रकार से ये राज्य सरकार मंडी टैक्स पे छूट देने की बात की थी, धान में अभी बढ़ा दिया। तो इस सरकार ने कुल मिलाकर के प्रदेश के लोगों को धोखा दिया। और इन सारी बातों को 15 साल की हमारी उपलब्धि, केंद्र सरकार के मोदी जी की हमारी उपलब्धियां हैं, इन सारी बातों को लेकर, उनकी विफलताओं को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे और जनता के बीच में उजागर करेंगे। परिवर्तन यात्रा का उद्देश्य है कि यदि छत्तीसगढ़ को बचाना है तो कांग्रेस की सरकार में परिवर्तन करना है और इस सरकार की विदाई करनी है। उसी उद्देश्य से इस परिवर्तन यात्रा लेकर 2003 में और 2023 में मतलब 20 साल का अंतर है परिवर्तन यात्रा में। 15 साल की रमन सरकार रही प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में 15 सीट पे सिमट गई, उसकी समीक्षा हुई नहीं। इसको क्यों प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि 20 साल का में आप परिवर्तन यात्रा तो लेके आए, लेकिन 15 साल में सरकार 15 सीट पे आ गई, इसकी समीक्षा नहीं कर पाया। देखिए क्या है, छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण ही एक तो भारतीय जनता पार्टी ने किया, अटल जी ने किया। 15 साल में हमने डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस छत्तीसगढ़ को वास्तव में संवारा है। जितनी बुनियादी समस्याएं थी यहाँ, छत्तीसगढ़ के सुदूर गांव तक अगर विकास पहुंचा है तो 15 साल में पहुंचा। रही बात हम 15 सीट में क्यों सिमट गए, चुनाव है, लोकतंत्र में जनता का जो निर्णय होता है उसको सब लोग स्वीकार करते हैं और हो सकता है हमें कभी रही होगी और कभी रही है, इसलिए जनता ने हमको 15 में ले आए, उनको 68 में ले आए। आज तो हम 68 वाले 71 वाले के खिलाफ में यात्रा निकाले हैं। 15 सीट का तो अध्याय समाप्त हो गए, जनादेश जो है वो हमारे खिलाफ आया, उस निर्णय को हम स्वीकार करते हैं। जब हमारी कमी रही होगी तो जनता ने हमको 15 सीट में ले आए, लेकिन उनको तो 3/4 बहुमत दिया। आज उनको जवाब देने की स्थिति है कि छत्तीसगढ़ में आज जो स्थिति बद से बदतर है, उसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो पूर्ण रूप से कांग्रेस की, भूपेश की सरकार जिम्मेदार है। धान खरीदी एक बड़ा मुद्दा है प्रदेश में जी। मुख्यमंत्री 2800 लेने की बात करते हैं और कृषि मंत्री 3600 लेने की बात करते हैं, आपका क्या दावा है? देखिए ऐसा है, अभी धर्म जी ने बताया, धान खरीदी में इन्होंने पूरे प्रदेश के किसानों को, जनता को भ्रमित किया, झूठ बोला। 2183 रुपया भारत सरकार का सपोर्ट प्राइस है, मोटा धान सपोर्ट प्राइस भारत सरकार घोषित करती है, भूपेश सरकार घोषित नहीं करती है। 2203 रुपया पतला धान का सपोर्ट प्राइस है। इससे ऊपर का जो पैसा है ये देते हैं, लेकिन जनता के बीच में ये भ्रम क्या फैला है कि 2500 में हम खरीद रहे हैं, जबकि उससे 80% से ज्यादा राशि भारत सरकार देती है धान खरीदी के लिए। अब तक, आज तक जिस समय मैं आपसे बात कर रहा हूं, 74,000 करोड़ रुपया भारत सरकार ने धान खरीदी के लिए दिया। इन्होंने सिर्फ 22,000 करोड़ रुपया उसमें लगाया।
ये स्थिति है। हम भूपेश जी से पूछना चाहते हैं, भारत सरकार का जो एमएसपी है, समर्थन मूल्य है, आप उसको अलग कर दीजिए। अपने खाते से आप पैसा देंगे क्या? 2800 रुपये घोषणा कर दीजिए। नवीन चौबे की चर्चा चलाएं, को केंद्र का सहयोग नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री आवास और जो छत्तीसगढ़ सरकार का ऋण है, इसको लेकर भूपेश बघेल हर मंच पे कहते हैं कि हमारे हिस्से का जो पैसा है वो केंद्र सरकार डकार गई है, पैसा दे नहीं रही है। इस वजह से न तो हम आवास की स्कीम चला पा रहे हैं, इसी वजह से हमारे ऊपर कर्ज है। कर्ज के आवास के बारे में तो अभी बताए हैं आपको। आवास को मैं बता